हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राघव इंस्टीट्यूट। राघव इंस्टीट्यूट की रीओपनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ समय तक हम ऑफलाइन रहे। हमने मार्केट की स्ट्रेटेजी को वापस से एनालाइज किया और हमने ये चीज़ें देखी कि एग्ज़ाम्स का सिनेरियो क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें सिलेबस जो है वो बहुत सारी चीज़ें उनमें कॉमन है। तो उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वापस से हम आपके सामने एक बार फिर से राघव इंस्टीट्यूट की जितनी भी टीम है उसको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, साथ ही जो आपके चीज़ें हैं उनको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो निकेत सर, एक बार स्टार्ट कीजिए। देखिए, मार्केट में जितने भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उस सब को एनालाइज करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि बच्चे को किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम्स का सिलेबस ऐसा होता है कि जैसे आप आरएएस के अलाइड एग्ज़ाम्स फॉलो करते हैं तो उसका एक ही सिलेबस है। तो वो हम स्ट्रेटेजी आपको इस सीरीज़ में बताते हैं कि एक्चुअली है क्यों, हमने ये इनिशिएटिव लिया क्यों है। आइए देखिए, हमारा जो मेन पर्पस है इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने का, इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का, वो ये है कि जो एग्ज़ाम बेसिक्स हैं, जैसे कि आरएएस की एग्ज़ाम हुई, उसके अलाइड जितनी एग्ज़ामें हैं, तो उसमें आप देखोगे कि हायरार्की है सिलेबस में कि आप पहले डेप्थ में चलोगे। कैसे चलोगे कि सेपरेशन ऑफ टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, मतलब परीक्षा के परिदृश्य परिदृश्य इन द सेंस कि एलडीसी की हो गई, यूडीसी की हो गई, उससे नीचे लैब असिस्टेंट हो गया। ये एक हायरार्कियल सिलेबस है जो आरएएस तक जाता है। अब उसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक मिलेंगे कि कौन सा टॉपिक कितना डेप्थ में जाना चाहिए, कि कितना फैक्चुअल पढ़ना है, आरएएस के लिए कितना कॉन्सेप्चुअल जाना है, कौन कौन सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की तरफ जानी चाहिए, वो सारा इसके अकॉर्डिंग आता है। हमने ये सिलेबस अलग किया है, उसका रीज़न यही है कि हमें कितना डेप्थ में जाना है उस सिलेबस में, ठीक है, कि ताकि आप एग्ज़ाम प्रिफर्ड हो। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, हम यहाँ से ग्रोथ किए कि चलो ठीक है हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, पर जब हम इंटरव्यू तक पहुंचे या फिर मेंस दिया हमने, हम रहे, तो नीचे से जब ग्रोथ कर रहे हैं ना अपन की, एलडीसी के एग्जाम का सिलेबस भी हम कवर कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक सिलेबस हो जाता है कि उसको कितना कंसीडर करना है, कितनी डेप्थ में कंसीडर करना है। दूसरी चीज कि फाइंडिंग ऑफ द कॉमन टॉपिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम में हायरार्की है। हायरार्की इन द सेंस कि 0 से आप 100 तक जाओगे तो 100 के बीच में जितना भी पॉइंट्स आएंगे ना, वो सारा आपको लोअर एग्जाम्स कैडर में जाना पड़ेगा कि भाई ये एग्जाम्स का सिलेबस इतनी डेप्थ में आता है। जैसे कि सन पूछ लेता है कभी कोई छोटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है, इस तरह की अप्रोच। ये है हमारा प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ स्टडी। एग्जैक्टली द सेम कि आप ग्रोथ ऊपर की साइड करोगे, आप आरएस देने जा रहे हो तो नीचे की अलाइड एग्जाम जो हैं वो एक ही सिलेबस के पैटर्न पे हैं, वही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। ये है वो प्रोग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। अब प्रोग्रेसिव अप्रोच देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कि अदर वनडे एग्जाम्स, जो वनडे एग्जाम्स होती हैं, जो लाइक शिफ्टों में होती हैं कि आज सुबह की शिफ्ट में कोई एग्जाम हुई, शाम की शिफ्ट में हुई। दूसरी चीज कि शाम की शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट में एक चीज कॉमन देखना, पेपर में अगर कोई कमीशन से क्वेश्चन पूछा है तो दोनों शिफ्ट में शायद मोस्ट प्रोबेबली उसी कमीशन से दूसरा क्वेश्चन होगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है जब आप दो अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग शिफ्ट में पूछते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में ये पता नहीं लगता कि कौन से टॉपिक की डेप्थ कितनी पूछी गई है, कौन सा सिलेबस के अकॉर्डिंग हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है, कौन सा मॉडरेट है, ठीक है। उससे ऊपर हम बढ़ेंगे सब इंस्पेक्टर। ये हायरार्कियल अप्रोच है जो आरएएस तक जा रही है, ठीक है। ये मेन एग्जाम फोकस करते हैं हम लोग कि आरएएस का सिलेबस पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ आती है, ठीक है। ये यहां से, अब हम यहां से स्टार्ट करते हुए जाते हैं यहां तक, क्योंकि हायरार्कियल अप्रोच में सबसे ऊपर जो एग्जाम है स्टेट्स में वो है पीसीएस एग्जाम। पीसीएस एग्जाम क्या करती है कि आपको एक एनालाइज टोटल सिलेबस देती है कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया, ठीक है। यहां जो पूछेगा वो कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, यहां जो पूछेगा वो पूछेगा आपसे सिंपल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है सर, मोर इंफॉर्मेशन। देखिए सर, देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको सर ने बताया कि जैसे हम आरएस एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है आरएस एग्ज़ाम को फोकस करने का, क्योंकि हमने यहाँ पर
काफ़ी एनालाइज किया, काफ़ी एग्जाम्स को एनालाइज किया, तब हमें पता चला कि जिस प्रकार आरएस का सिलेबस है वैसा का वैसा ही आपका सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, और बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स आपके वनडे एग्जाम्स में भी इन्हीं से रिलेटेड दिए गए हैं। तो क्यों ना हम ऐसे नोट्स क्रिएट कर लें, उन नोट्स को पहले ही प्रिपेयर कर लें जो इन सारी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक रामबाण सिद्ध हो, है ना। तो इस तरह के नोट्स अगर प्रिपेयर कर लिए जाएं तो क्या वो एक नोट्स, वो एक प्रिपरेशन, वो वन टाइम प्रिपरेशन क्या आपकी एग्जाम, जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सब में आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी। तो देखिए यहाँ पर एक चीज मैं वापस बताना चाहूंगा, ये इनिशिएटिव जो है अभी ही हमने क्यों लिया, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनिशिएटिव हमने अभी इसीलिए लिया क्योंकि काफी सारी जो एग्जाम्स हैं उनके पैटर्न्स सेम आ रहे हैं, और अगर पैटर्न सेम आ रहे हैं और बच्चा अगर इस चीज को समझ जाता है तो देखिए वो हर एक एग्जाम को क्रैक करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से हमने क्या किया कि इन चीजों को हम लेकर के आए। ठीक है, लीजिए सर एक बार आप समझाइए इस चीज को। देखिए, वन टाइम प्रिपरेशन, व्हाट इज वन टाइम प्रिपरेशन? वन टाइम प्रिपरेशन का हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि आप अगर पढ़ रहे हैं कि जैसे कि बाहर जो ये टोटल मंडी लगी हुई है, ठीक है, इसमें आपको हर एग्जाम के लिए बुलाया जाता है कि एसबीआई की एग्जाम आ गई है, प्रिपरेशन कीजिए, जबकि टोटल अप्रोच होनी क्या चाहिए हमारी तरफ से, वो होनी चाहिए वन टाइम प्रिपरेशन। वन टाइम प्रिपरेशन इन द सेंस कि आप एक बारी वो सिलेबस को डेप्थ में एनालाइज करके नोट्स बनाएं। नोट्स इन द सेंस कि आप एक बारी पढ़े, ठीक है, आपको एक ग्रेजुअली टीचर पढ़ा रहा है, आप एक बारी फीस दीजिए, उसके बाद जो ग्रेजुअली एग्जाम्स हैं, जैसे कि नीचे से एग्जाम ऊपर जाती है ना, वैसे ही सेम लाइक हमें अगर छत पे जाना है, हमें मान लीजिए ये मेरी छत है, ये आरएएस एग्जाम है, ठीक है, यहाँ ये स्टेयर्स हैं, ये जो छोटी छोटी एग्जाम्स आती है ना बीच में वनडे एग्जाम्स, ये स्टेयर्स हैं, यहाँ का सिलेबस, यहाँ का सिलेबस, ये सिलेबस, टोटल कंबाइंड सिलेबस करके आप यहां पहुंचोगे। ये है कंबाइंड सिलेबस, तो ये कंबाइंड सिलेबस आपको यहां तक की अप्रोच देता है। चलिए ठीक है, अब इसमें हम सबसे बड़ी जो चीज देखते हैं ना वो क्या है कि यहां जाने के लिए ना हमें बहुत लेंथी अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। नहीं, हम हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क फॉलो करें। वो कैसे करें? नोट्स मेकिंग करेंगे, इसके टीचर आपको क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कि हम आपको वो जो मेहनत आप अननेसेसरी कर रहे हैं ना, वो हम करेंगे नेसेसरी मेहनत आपके लिए, कि आपको क्या कितना पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, पीवाईक्यू की फॉर्म में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए वो प्रिपरेशन डालेंगे जो आपको वन टाइम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, कि ताकि आप दोबारा कभी ना भागें बाहर कि मुझे इस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, दूसरी चीज कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके पीछे काफी सारे फ्लो आते हैं इस चीज में। एक आता है ये जो मेथड है ना सर, डिटेल एनालिसिस कीजिए बच्चों को इस नोट्स मेथड के बारे में। अपन ने जितना एनालिसिस किया है, जितनी भी चीजें देखी हैं, उसके बारे में बच्चों को बताइए कि हम किस तरह उनको कौन सा मैटर कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी सर। जी सर, देखिए हमने काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स हैं उनके सिलेबस को एनालाइज किया, और हमें पता लगा कि हर एक एग्ज़ाम जो है वो उनके जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है, और उन कॉमन टॉपिक्स से ही वो घुमा फिराकर सवाल पूछ रहे हैं। तो हमने क्या अप्रोच अपनाई है कि हम उन सारे कॉमन टॉपिक्स को लेंगे, साथ ही जितनी भी एग्ज़ाम्स में जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हें भी लेंगे, और उनकी क्या एक सीरीज बना देंगे, एक तरह से जो विषय वस्तु होती है, सारणी होती है, वो बना देंगे। मान लीजिए आपका एलडीसी का पेपर है, तो उसमें जो जो सिलेबस है केवल उसे टिक कीजिए आप इस तरह से, और उन्हें पढ़ जाइए, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए, मान लीजिए इतना सारा सिलेबस है, हर एक एग्जाम के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है, इसे रिवाइज कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे? तो ये है आपका कॉर्नल मेथड नोट्स मेकिंग का, जिस पे हमने काम किया है। देखिए कॉर्नल मेथड क्या कहता है? कॉर्नल मेथड कहता है कि जो आपके डिटेल्ड नोट्स हैं, वो डिटेल्ड नोट्स तो आपने एक बार पढ़ लिए, याद कर लिए, ठीक है, अब एग्जाम के टाइम में बचे आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट रिवाइज करने के उस 100 से 200 पेज की कॉपी को, तो आप कैसे करेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो
कॉर्नल मेथड क्या कहता है कि जब जहां आपने लॉन्ग नोट्स बना रखे हैं वहीं इसके की पॉइंट्स लिख लीजिए या फिर शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि यहीं से इस पेज को खोलते जाइए और रिवाइज करते जाइए एग्जाम के टाइम में, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे जो कीवर्ड है वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसमें ये कीवर्ड जो है क्या कहना चाह रहा है, तो फटाक से अपने डिटेल्ड नोट्स खोलिए और उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, एक मेमोरी की एक्सरसाइज होगी और यही तो आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। यही चीजें जो है क्या करते हैं, कोचिंग्स आपको नहीं प्रोवाइड करवा पाती हैं। वो आपको क्या करते हैं, लॉन्ग नोट्स तो प्रोवाइड कर देते हैं पर क्या कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाइए। वो इसलिए कहते हैं कि देखिए बच्चा एफर्ट लगाएगा शॉर्ट नोट्स में तो उसे उसके शॉर्ट नोट्स समझ में आएंगे, पर क्यों ना उस एफर्ट को साथ में ही लगाया जाए। अगर साथ में लगाया जाएगा तो क्या कोई पी वाई क्यू जो है वो आप सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्या कोई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट के रिवीजन से वो सारी चीजें आपको रिकॉल ही तो करनी है जो एग्जाम में पूछी जानी है और आपको वो सारी चीजें याद हो जाएंगी, है ना। तैयारी आपकी पूरी ही है। जी सर। देखिए, हम आज तक पढ़ते कैसे रहे पता है? हम आज तक ऐसे पढ़ते रहे, डिटेल लिखा, उसके बाद हमने शॉर्ट नोट्स बनाए। हमें ये याद रह जाता है लेकिन ये याद नहीं हो पाता। एग्जाम में टाइम इतना नहीं होता है कि हमें क्या कितना पढ़ा है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। हम क्यों ना ये प्रिपरेशन ऐसे करें, हम ये जो प्रिपरेशन है इस वे में करें कि हम शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि हमारे यहाँ जो माइंड में शॉर्ट नोट सबसे पहले फिक्स हो और उससे हमें पूरी स्टोरी याद आए कि हमने क्या पढ़ा है। जैसे कि हमने अकबर पढ़ा, ठीक है, तो हमें अब ये नहीं कि हमने अकबर को कैसे पढ़ा, कि हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिया है मुगल डायनेस्टी और फिर उसके बाद अकबर ने क्या किया है, उसने क्या किया। नहीं, हम पहले ये पढ़ेंगे कि अकबर ने कौन कौन सी चीजों में क्या क्या किया है। वो हम यहां शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे कि यहां बनाएंगे इसके एरो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। यहां बनाएंगे कि उसका पॉलिटिकल क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। ये आपको एक अप्रोच देगा। स्टोरी आप यहां से क्रिएट करेंगे कि एग्जैक्टली हमने अकबर में क्या पढ़ा है। यहां से इधर जाओगे तो शायद कुछ मिस कर दोगे, लेकिन यहां से इधर जाओगे तो इस अप्रोच से आपको हर चीज याद रहेगी। और यहाँ पे आप काफी सारे और भी एडिशंस कर सकते हैं जो एग्जाम रिलेवेंट तो है लेकिन हर एक एग्जाम में पूछे नहीं जा रहे बट आपको याद होने चाहिए, है ना, उस चीज को एनालिसिस करने के लिए। जैसे आरएस में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, वहां आपको पूरा जो है एक आंसर लिखना पड़ता है, तो वहां पर ये नोट्स आपके काम आएंगे। तो अगर ये चीजें आपको पहले से याद होंगी, ये की पॉइंट्स आपको याद होंगे, तो लैंग्वेज तो आप खुद बना सकते हो, है ना। तो इस अप्रोच को अगर आप लेकर के चलोगे आपके कॉपीज के अंदर, आपके नोट्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपकी हर एक एग्जाम क्रैक करने की जो एबिलिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो बूस्ट हो जाएगी इस चीज से। ये अप्रोच क्या है ना, ये अप्रोच है गाइडेंस। आप किसी कोचिंग में जाओगे तो आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना वो इस फॉर्म में किए जाते हैं कि इसने इस ड्यूरेशन में ये काम किया, व्हाई हु, कि किसने किस ड्यूरेशन में क्या किया। अब आपको ये समझने के लिए वो कोचिंग जाना पड़ेगा एग्जैक्ट, कि आपको वो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि किसने क्या किया है, किसने क्यों किया है। यहां जैसे मैंने लिखा है ना अकबर, तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिफॉर्म किए। वेयर इज द फैक्ट? वो फैक्ट आपको कौन बताएगा? आप अगर बुक्स में जाओगे तो मे भी आपको टाइम बहुत लेंदी लगे, इसलिए अपन लोग फीस देके बहुत आगे जाते हैं। नहीं, हमारी अप्रोच ये है, ना कि ये कि हम पहले आपको यहां से यहां तक जाने का देंगे कि आप यहां से यहां कैसे जाओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। ये अप्रोच हमारी है कि हम आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वो इसलिए ताकि आप जो इतनी सारी चीज़ों को हैक्टिक लेते हैं कि पैनिक हो जाते हैं कि यार मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन पता है क्या होता है? हम कभी इस चीज का कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते कि हम जब एग्जाम लिखते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हम जब एग्जाम लिखने जाते हैं, प्री हो गया, ठीक है, हम मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स पढ़ते हैं तो हमें वो नोट्स की लैंग्वेज याद होती है, ठीक है। अब देखना आप इस चीज का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है। नोट्स की लैंग्वेज याद हो गई है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मेंस का तो टाइम लगता है, और टाइम लगता है ना तो उस हड़बड़ाहट में हम जो काम करते हैं वो करते हैं खुद की लैंग्वेज लिखना। आप नोट्स पढ़े हैं, जिस लैंग्वेज में पढ़े हैं ना उस लैंग्वेज को खुद की बनाने में टाइम लगेगा। आपने शॉर्ट नोट्स तैयार किए, ये की पॉइंट जो एक ट्यूटर आपको प्रोवाइड करवाए, एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाए कि नोट्स किस तरह बनने चाहिए। ये नोट्स
और उसका मैटर वो जो पढ़ा रहा है वो किस तरह लिखवा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। कि आपने ये पढ़ा, आप एग्जाम देने गए, आपको की टर्म्स याद है, आपको पूरी स्टोरी याद आ जाएगी कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कौन सा वॉर हुआ। देखिए हर चीज लॉजिकली ना इंटरकनेक्टेड होती है। इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी जब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कब अच्छा होगा, जब वहां की पॉलिटी अच्छी होगी। गुड गवर्नेंस आपको अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन तक पहुंचाएगी, और गुड गवर्नेंस के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो ये की पॉइंट्स जब याद होंगे ना, तब जाके हम मेनली बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं। ना कि आप ये डिटेल्ड एनालिसिस करके कि यार इतना सब कुछ लिखा है, ये पढ़ा है, किस लैंग्वेज में था, क्या याद था। हम आपस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये अकबर का नहीं था, हुमायूं का था, हुमायूं का नहीं था, शायद किसी और का था। नहीं, हम उस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम इंस्टीट्यूट का इनिशिएटिव जो ले रहे हैं कि आप लोगों को ये ना पढ़ने के बजाय ये याद रहे, और ये जब याद रहेगा तब आपको ये डिटेल सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है सर। इसी से रिलेटेड मुझे भी एक बात याद आई। देखिए, हम अभी तक जिस तरह से स्टडी कर रहे हैं ना, अपने एकेडमिक्स में भी जो हमने पढ़ा, वो हमारा तरीका क्या था। देखिए, एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, सभी जानते हैं एनसीईआरटी किस तरह से बनी हुई है। सबसे पहले उसमें बेसिक नॉलेजेस आती हैं, है ना। बेसिक नॉलेज आएगी किसी टॉपिक की, फिर धीरे 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 करके क्या करते हैं, एडवांस नॉलेज पे उसको लेकर के जाते हैं। पर आज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जितना भी मैटर है, चाहे वो बेसिक है चाहे एडवांस, उसमें से केवल और केवल कुछ पॉइंट्स निकाल लिए गए हैं, और उन पॉइंट्स को निकाल करके बच्चे के सामने रख दिया गया है कि इनको आप पढ़ लीजिए और इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए, उसे याद करना नहीं कहते, उसको बोलते हैं रटना। और बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया किसी राजा के बारे में, जैसे कि सर ने अकबर के बारे में बताया, तो आप अकबर के बारे में केवल वो रटी रटाई 4 लाइनें ही बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिटेल्ड नोट्स होंगे और उनके की पॉइंट्स होंगे, और आपने इन की पॉइंट्स पे बहुत अच्छे से मेहनत करी है, उसके बाद इन डिटेल्ड नोट्स को अच्छे से याद भी किया है, तो डेफिनेटली आप अकबर के बारे में एक बहुत अच्छा 100 वर्ड्स का आंसर निकाल करके ला सकते हैं। और ये अप्रोच अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम में आपको फायदा होते दिखाई देगा। ठीक है, लीजिए सर। क्योंकि जैसा सर बता रहे हैं ना कि अकबर के बारे में आप अच्छा लिखेंगे, वो पता है कब लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस सेम, ठीक है, डिटेल सेम, और एग्जाम में कितना डेप्थ है कि आंसर कितना लिखना है वो भी सेम, ठीक है, वर्ड्स लिमिट सेम है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज आपको रैंक में डिवीजन देती है ना, वो देती है आपकी आंसर राइटिंग। फर्स्ट रैंक वाला और 10th रैंक वाला, दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना मेजर, वो है कि आपने आंसर किस फॉर्म में लिखा है, किस तरह की लैंग्वेज आपने यूज करी है आंसर में। आपको लैंग्वेज ये यूज करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो वो नंबर कम रह जाएंगे। लेकिन आप यहां से इस तरह की अप्रोच रखोगे तो शायद नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि हमें लैंग्वेज खुद की लिखनी होती है। एग्जाम में प्रेशर रहता है यार वॉच का, कि सामने जो घड़ी चलती है ना टिक टिक, उसका प्रेशर इतना रहता है कि हम कुछ भी लिख जाते हैं। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो शॉर्ट नोट्स से आपके माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, ये आपके माइंड में क्लियर रहेंगे। तो शायद ये जो डिटेल्ड एनालिसिस जो नोट्स हैं, उनको आप शॉर्ट फॉर्म में, अगर 20 वर्ड्स में पूछा गया है, 50 वर्ड्स में पूछा गया है, तो उसको समराइज करके भी लिख पाएंगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि हम इन सब इनिशिएटिव्स के बाद कहाँ आते हैं। देखिए, ये जो सर ने कहा कि हम फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स, व्हाट इज माइंड मैप्स, माइंड मैप्स की अभी यहां शॉर्ट नोट्स थे, ठीक है, हमने शॉर्ट नोट्स लिखे, ठीक है, और वहां से हम जा रहे थे डिटेल की तरफ, डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज हमने याद की है, ये एक स्टोरी के फॉर्म में याद की है, क्योंकि हमारा जिस तरह का बैकग्राउंड है ना, हमें स्टोरीज बहुत जल्दी याद रहती है। तो हमने यहां से याद किया, डिटेल्स में गए, वो हमें एक माइंड मैप मिलता है। कि जैसे हमने देखा था ना कि पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये एक माइंड मैप की फॉर्मेट है। कि जैसे कि हम एग्जांपल लें कि कोल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कि 17% कोल प्रोडक्शन था पिछले ईयर, इस ईयर कोल प्रोडक्शन बढ़ गया है। हम रटते हैं डेटा हमेशा। डेटा ना, बच्चों को पता नहीं क्यों आदत होती है कि डेटा रट लो, कि पिछले साल कितना था, प्रीवियस ईयर कितना था, ठीक है, और करंट में कितना है। कोई मतलब नहीं है, ये प्रोसेस आपको छोड़नी पड़ेगी। और वो कब कब छोड़ोगे, जब आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होगा कि भाई कोल कोल कंजम्पशन है, ये बड़ा है, ठीक है,
किसी भी चीज का कंजम्पशन बढ़ा है, आई थिंक कि मेरे हिसाब से कि भाई एक रोड बन रहा है, ठीक है, उसमें जितना भी मैटर लगता है उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं, कि गवर्नमेंट ने भारत माला परियोजना लॉन्च की है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉरिडोर्स बना रही है, किस लिए? इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए। तो वहां ये कंजम्पशन बढ़ रहा है। ये जो कंजम्पशन है, काफी सारे जो कंजम्पशन है ये बढ़ रहे हैं। तो अब हमें क्या पता लगा कि हमने डेटा रटा, डेटा शायद हम भूल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्या था, आगे आने वाले साल कितना इंक्रीमेंट है। कभी भी अगर कोई कंपटीशन एग्जाम, पीसीएस एग्जाम कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगी कि डेटा क्या है, वो आपसे पूछेगी कि पिछले 5 साल में, पीवाईक्यू के फॉर्मेट में बता रहा हूं मैं ये चीज, पीवाईक्यू के फॉर्मेट में कभी भी पूछेगी तो ये पूछेगी पिछले 4 साल में कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है। ये आपको पता लगेगा गवर्नमेंट की स्कीम्स से। जब हम स्कीम्स पढ़ते हैं तब पता लगता है कि कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट है या फिर बीच में कहीं ब्रेक डाउन है, तो वो आंसर आप ये आसानी से कंफर्म कर सकते हो कि गलत है, ठीक है। तीसरी चीज, हम यहां आते हैं चार्ट्स पे, फ्लो चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जो हमें एक ऑर्डर देते हैं। एग्जैक्टली हम चार्ट्स बनाते हैं तो एक ऑर्डर के लिए बनाते हैं कि कौन था, उसके अलाइड कितने थे। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एक सीक्वेंस में चार्ट है आरएएस तक जाने के लिए, ठीक है, आरएएस एग्जाम तक जाने के लिए एक सीक्वेंस में चार्ट है, सॉरी, फ्लो चार्ट, कि हमें पता लगता है कितना डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चीज का। ये चीजें ऐसी होती हैं कि हमें शॉर्ट नोट्स की फॉर्मेट है ये, कि हमें हमेशा याद आ जाता है कि ये था, उसके नीचे ये चीजें थी, तब जाके हम एक हायरार्किकल अप्रोच में पहुंचे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव चीज आती है सबसे बड़ी, कि हमें अट्रैक्टिव चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कि लाइक अभी मैं आपके सामने कोई ऐसे ऐसे करके और कुछ 3D डायग्राम डाल दूं तो आपको कहोगे वाह कितनी अच्छी चीज है। हमें न्यू इनिशिएटिव्स कभी भूले नहीं जाते। हमारी लाइफ में कोई चीज सबसे पहली बार हुई होगी, हम नहीं भूलते। ये वो फॉर्मेट है कि जिससे आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी कि मैंने ये चीज वहां पढ़ी थी, ठीक है। तीसरी चीज, कॉन्सेप्टोनॉमिक्स। आज तक जो आपको भी सर बता रहे थे कि आज तक आपने क्या किया है, कि रटने की जो आदत डाली है। देखिए हर चीज में कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। कहीं लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? किसी ना किसी रीजन से हो रही होगी, तो वो रीजन याद करो, ना कि ये कि इवेंट क्या है। हम साल रटते हैं कि भाई इस साल से लेके इस साल तक ये चीजें हुई हैं। नहीं, मैंने आज तक एग्जाम में खुद ने जब प्रिपरेशन किया, मैंने कभी साल नहीं याद किए हैं। मैंने हमेशा जो चीज की है ना वो डिकेड्स में याद की है। फॉर्मेट कैसे याद किया है मैंने? देखिए, मैंने हमेशा जब चीज याद की, मैंने जैसे 20th सेंचुरी थी, ठीक है, मैंने फर्स्ट हाफ अलग डिवाइड कर लिया है और सेकंड हाफ अलग डिवाइड कर लिया। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये कि आपको एक ऑर्डर पता लगता है कि इससे पहले क्या था, इन ईयर्स के बीच में क्या था और इसके बाद क्या था। हमेशा ना ऐसे साल याद करोगे ना कि 1919 में ये हुआ था, 21 में ये हुआ, 1907 में ये लगा, 6 में मुस्लिम लीग फॉर्म हुई वगैरह। ये सारी चीजें ऐसे याद नहीं होती हैं, इवेंट्स के थ्रू याद होती हैं। वो होते हैं कॉन्सेप्ट्स, कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना तो आप फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। क्योंकि रटने से आप बीच में अगर कहीं ब्रेक डाउन हुए तो शायद रह जाओगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना तो आप पहुंचोगे फाइनल आंसर तक। कि भाई जैसे हम इकोनॉमी का कंडीशन ले लेते हैं कि गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ा दी है, क्यों बढ़ाती है? क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। ये हम कॉन्सेप्ट है ये कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको रोकना है, तो रेपो रेट बढ़ा दो ताकि लोन कम प्रोवाइड हो, ठीक है। जी सैक्स खरीद लो, वो जी सैक्स बेच दो, ताकि बेचोगे तो पैसा आएगा लोगों से। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लीजिए सर। देखिए
देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने आपको बताया कि माइंड मैप्स आप क्रिएट कर सकती है। माइंड मैप्स कहाँ से क्रिएट होंगे? शॉर्ट नोट्स से ही होंगे। जैसे जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, उनमें एरो वाले जो है कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करेंगे, उनमें कुछ आप सर्कुलर मोशन वाले जिस तरह से इस तरह से जो आप बनाते हैं वो यूज़ करेंगे। तो यही आपके माइंड मैप्स हैं। और एज इट इज़ अगर आप एग्जाम में भी इनको लिख देते हैं, आरएस एग्जाम हो गया है ना, इस तरह की जो डिस्क्रिप्टिव वाली एग्जाम है उनमें आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ पे बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है, 3D डायग्राम की बात की, यहाँ पर देखिए 3D डायग्राम एक तरह से आपको मूवी की फॉर्म में, एक चीज बोलते हैं ना, विजुअल जो होते हैं इफेक्ट्स, उनको हम बहुत जल्दी से याद करते हैं। कोई चीज जैसे कि मूवीज होती है, मूवीज में कोई विजुअल इफेक्ट आ जाता है, फाइटिंग सीन आ जाता है, तो हमें याद रहता है कि अरे यार इस तरह से वहाँ फाइट किया गया था। तो क्यों ना 3D डायग्राम्स बना दिए जाएं। साइंस की लैंग्वेज में बोलूँ तो मान लीजिए कि कोई बोन का डायग्राम है, उस बोन को जो है आपने 3D डायग्राम के माध्यम से समझ रखा है कि हाँ इस तरह से ये चीजें बनी हुई हैं, इस पे आपने उसको बोर्ड पे 3D डायग्राम के माध्यम से समझा है। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफिकल कोई एरिया है उसको 3D डायग्राम से समझ रखा है, तो क्या कभी आप भूलेंगे? उस चीज को आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो एक मूवी फॉर्म में आप उस चीज को याद रख सकते हैं। दूसरी बात करी सर ने कि कॉन्सेप्ट्स को याद कीजिए। ठीक है, आज का सिनेरियो क्या है एग्जाम का? आज अब जो है एग्जाम्स आ रही हैं उनमें आपसे डेट या सन नहीं पूछे जा रहे, आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है कि फलाना आंदोलन हुआ था, इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, इसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ, इन्हें काल क्रमानुसार जमाइए। इसी तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। तो अगर आपको पहली चीज याद होगी, दूसरी चीज याद होगी, तीसरी चीज याद होगी, और इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है या इसका सन पता है, तो क्या आपको ये नहीं पता होगा कि ये इसके बाद हुआ है, इसके बाद हुआ है? तो जमा सकते हैं उन चीजों को, है ना, और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी स्मार्ट लर्निंग में शामिल होती हैं। तो हमने इस चीज पे बहुत ज्यादा शोध किया और हम आपके सामने वैसे नोट्स भी लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपको स्मार्ट लर्निंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी क्रिएटिव थिंग्स दिखेंगी। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से पढ़ाई करने से मेहनत भी कम होगी, समय की बचत होगी, पैसा कम लगेगा, एक बार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एग्जाम्स आप सारी क्लियर कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे और चीजें देखिएगा, यही दृष्टिकोण हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। ये दृष्टिकोण क्या कहता है कि जब आप इस तरह की स्मार्ट लर्निंग करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अरे कोई चीज याद कर लेते हैं हम, जब हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और उन नोट्स को हम रट लेते हैं, केवल रट लेते हैं, तो उसी से हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सामने वाले से हम बहुत ज्यादा खुल करके उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर पाते हैं, वरना आप डरे सहमे से रहते हैं। अरे जब आपने डिटेल में पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, अरे हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई। देखिए हमारा जो ध्येय वाक्य है ना वही यही है कि कॉन्सेप्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर सारी चीजें फिंगर टिप्स पे आ गई तो क्या आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा? तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना तो एग्जाम में गलती करने की संभावनाएं कम होती हैं। किसी भी क्षेत्र में गलती करने की संभावनाएं कब कम हो जाती हैं? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है। और एक छुपी हुई बात मैं आपको बताऊं कि जब कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है ना, तो जब आप कॉन्फिडेंस से किसी गलत चीज को भी बताते हो ना, सामने वाला उसको सही समझने लग जाता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बूस्ट हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा, समय की बचत होगी, बार बार कोचिंगों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक नोट्स, एक रामबाण नोट्स आपके पास हैं, उनको आपने याद किया, हर एक एग्जाम के लिए वो आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो यहाँ समय की बचत होगी, लेस एक्सपेंसिव रहेगा, बार बार आपको फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, हर एक एग्जाम के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, स्टेबिलिटी इन करियर। स्टेबिलिटी इन करियर कैसे? आपने 4-5 एग्जाम्स भरे हुए हैं और अब क्या कर रहे हैं? आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट लर्निंग क्या कहता है? सबसे पहले आप क्या करेंगे? उन सभी के सिलेबस को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, उसकी उनमें से कॉमन टॉपिक्स निकालेंगे, उनको याद करेंगे। फिर जैसे ही मान लीजिए सबसे पहले कौन सी एग्जाम है, उसके बाद कौन सी है, उस चीज का सिनेरियो देख करके और आप क्या करेंगे? एक बोलते ना स्मार्ट अप्रोच करेंगे और बाकी जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको याद कर लेंगे। तो उससे क्या होगा? करियर में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी जल्दी जॉब लगेगी, जो यहाँ से जो वो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, है ना, जो फैमिली टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो सारी चीजें खत्म होंगी। और क्या होगा? देखिए ये स्मार्ट लर्निंग ही क्या करेगी? ये स्टेबिलिटी इन करियर जो है क्या करेगा? आपको प्रॉपर फ्यूचर प्लान बना करके देगा। हमारा जो
एक ये जो शोध करने का जो था हमारा, वो यही था कि हम जो है आपको आपके फ्यूचर में आपको किस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है, किस तरह से एग्ज़ाम के सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, उनको ध्यान रखना और किस तरह से स्मार्ट लर्निंग करनी है ताकि एक प्रॉपर फ्यूचर आपको मिल सके, है ना। एक प्रॉपर जो है आपको करियर में स्टेबिलिटी मिल सके, जो आप चाहते हैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाना वो एग्ज़ाम क्लियर हो, इसके लिए इस तरह की चीज़ें हम आपके सामने लेकर आ पाए हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि इस मंडी संस्कृति से आप बाहर निकल पाओगे, कि जैसे एलडीसी की एग्ज़ाम आई, मंडी लग गई सब जगह, एलडीसी एलडीसी एलडीसी, 3 महीने का कोर्स करिए, 4 महीने का कोर्स करिए। अरे भाई सिलेबस सेम है ना। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्या है, सेम है, कुछ एक चीज़ें ही तो डिफरेंट है। तो क्यों भागना इस मंडी में, क्यों बोली लगानी कि मैं इतने दे दूंगा, मैं इतने दे दूंगा। बस एक बार प्रिपरेशन करिए और हर एक एग्जाम को अब क्या करते गए, क्लियर करते गए। एक स्मार्ट जो बच्चा होता है वो इसी तरह की प्रिपरेशन करता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि यार उसका तो एग्जाम सारे एग्जाम्स जो है वो क्लियर करता जा रहा है, कोई भी एग्जाम उसका ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उसने इस तरह की अप्रोच अपना ली है, इस तरह के नोट्स उसने प्रिपेयर करके रख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सर से समझते हैं इस चीज को। देखिए, मेन मोटिव जो हमारे इंस्टीट्यूट का वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। इस सब से मतलब हम जिस पैटर्न से हमारी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उस पैटर्न से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो आपको एनहेंस करेगा आपकी स्किल्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसा सर ने बताया कि कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। दूसरी चीज टाइम सेविंग। एग्जैक्टली कि आप एक बार ही नोट्स बनाएंगे, एक बार प्रिपरेशन करेंगे। कोई टीचर आपको एक बार ऐसी चीज बताएगा जो शायद आप कभी लाइफ में दोबारा ये ना कहो कि मुझे इस एग्जाम के लिए वहां जाना चाहिए। क्यों? रीजन जानते हैं। एग्जाम्स लगती है बैंकिंग की, ठीक है, कि भाई बैंकिंग की एग्जाम है, सेम पैटर्न सेम सिलेबस पे एसएससी की भी एग्जाम लगती है, ये टोटल एक सिलेबस पे है। ठीक है। दूसरी चीज आरएएस का मैंने आपको बताया, आरएएस और अलाइड एग्जाम्स ये एक ही पैटर्न पे है। दूसरा सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी, अभी सीएसआईआर की वैकेंसी आई है, सीएसआईआर एसओ एएसओ, ठीक है, जो कि आप यहां देखेंगे कि यूपीएससी का मोस्टली सिलेबस, यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, ये एग्जाम उस पे है एसओ एएसओ की, जिसमें एथिक्स भी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है। ये सारी जो मेंस का सिलेबस है ना, मोस्टली वो कवर किया गया है इंटरनेशनल इश्यूज के साथ। क्यों ना हम अगर ये एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम आपको वो एजुकेशन दें, वो नोट्स, वो स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करवाएं क्लासेस में कि आप यहां की एग्जाम से यहां की भी एग्जाम दे पाए, ताकि आपको मैंने जैसा बताया इस कल्चर से बाहर निकलने में हेल्प मिले। ये जो मंडी लगी हुई है इससे बाहर निकलने में हेल्प मिले। लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली आप लोग घर छोड़ के यहां रहते हैं, जहां भी रहते रह के तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं कि भाई खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, बार बार प्रिपरेशन, फिर हम घर जाते हैं मेंटली स्ट्रेस लेके कि यार मैंने तैयारी करी, मैं रह गया। सबसे बड़ी चीज है कि मैंने तैयारी करी, मैं रह गया। फिर वहां से एक आवाज आती है शहर से कि आ जाओ एलडीसी का कोर्स 3,000 में, 3 महीने में करें प्रिपरेशन पूरी। यू नो वेरी वेल कि 3 महीने में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। सिंपल सीधी बात है कि आपको बुलाया गया, आप पढ़े। इवन मैं कहूं ना 3 महीने में पूरा सिलेबस भी कवर नहीं होगा। स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए ना, 3 महीने में सिलेबस भी कवर नहीं होगा। आप एग्जाम देने जाएंगे और आप जब वापस आएंगे एग्जाम देके फिर डिप्रेस्ड होंगे, फिर आप किसी दूसरी एग्जाम की तरफ भागेंगे। ठीक है। अब ये आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं हो पा रही है। तीसरी चीज कि यहां जब हम आपको जो प्रोवाइड करवा रहे हो वो स्टेबिलिटी देगा। सिंपल सी चीज है, आप एक एग्जाम दे रहे हो, नीचे की एग्जाम्स आप आरएस में रहे तो शायद हो सकता है कि आपकी नीचे की एग्जाम निकल जाए। ये आ गई आपकी लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी, कि आपको एक जॉब मिल गई है, बेंचमार्क मिल गया है, आपको एक बेस मिल चुका है, आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? वही सेम स्ट्रेटेजी। जिस तरह की हमारी अप्रोच है ना, वो ये है कि आप कभी इस एनवायरमेंट में नहीं जाएं कि आ जाओ बोली लग रही है, इसकी तैयारी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो। नहीं होता। एक बार प्रिपरेशन होती है और उसी नोट्स को, उसी कोचिंग से पढ़ाए गए नोट्स को
जैसा कि हमने बताया कि स्ट्रेटेजी हम प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, मैटर हम प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे पढ़ना है ये हम बताएंगे, तब जाके आप इस स्टेबिलिटी पे आ पाओगे कि हाँ चलो ठीक है कि ये नहीं तो ये मिल गई है, अब यहां से मैं इसकी तैयारी करूंगा, मुझे आरएएस बनना है, मैं एलडीसी बन चुका हूं, अब मैं इसकी तैयारी करूंगा। हुई क्रोनोलॉजिकल अप्रोच, यही आपका फ्यूचर प्लान है कि आप कभी लाइफ में निराश ना हो। अगर आप परेशान होते हैं तब आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक एनवायरनमेंट होता है पढ़ने के लिए ना, सबसे बड़ा जो एनवायरनमेंट है ना वो है कि हम खुश हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ना हम कॉलेज लाइफ तक बहुत अच्छे रहते हैं, कॉलेज लाइफ के बाद जब हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि जॉब लगना है, ये करना है, घर संभालना है, घर वाले की चीज़ें देखनी है, शादी है, क्योंकि एज ए बॉय यू नो वेरी वेल कि जब तक जॉब नहीं तब तक सिक्योरिटी नहीं, और सिक्योरिटी नहीं तो वाइफ नहीं, ठीक है। यही सेम चीजें आपको इस सब से बाहर निकाल देंगी। ये जब आप प्रॉपर फ्यूचर प्लान एग्जीक्यूट कर पाओगे कि भाई आरएएस बनना है तो कैसे बनना है, पहले लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। अगर ये क्लियर एक बार में नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि मुझसे नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, आपको एक बेस मिल जाएगा ना। एलडीसी बन गए, लेबर स्टैंड बन गए, टीचर बन गए, बढ़िए आगे, कौन रोकता है आपको। वही कह रहे हैं हम कि वन टाइम प्रिपरेशन, आजकल गवर्नमेंट ओटीपी प्रोवाइड करवा रही है, गवर्नमेंट ओटीआर प्रोवाइड करवा रही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कितनी सारी चीजें वन टाइम हो रही है, तो आप प्रिपरेशन क्यों नहीं वन टाइम करते हो, करो। क्योंकि हम लोगों ने जितना एनालाइज किया है वो हम आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए किए हैं। देखिए हमारा काम है आपको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उसके लिए हमने सारा एनालिसिस करके एक चीज नोटिस की, वो ये कि हमें क्या आपको पढ़ाना चाहिए, किस तरफ आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे आपको एक बार चलना चाहिए और आपको सक्सेस मिले। ये हमारा इनिशिएटिव है, हमने इसीलिए टैगलाइन रखी है कि कॉन्सेप्ट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। आगे की बात कि आपकी तैयारी को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की जो टेंशन है उसके लिए हमने इंक्लूसिव रखा है, जो कोचिंग्स कहती है ना कि मेंटरशिप के साथ अगर आप प्लान लोगे तो 8,000 एक्सक्लूसिव है, नहीं। देखिए ये जो चीज है ना, ये हमारी इंक्लूसिव, पता है क्यों है, क्योंकि हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं प्रॉपर सॉल्यूशंस। लाइफ में जब हम प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारी चीजें आती हैं, फैमिली इशू, हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप इशू, ठीक है, आप मेंटली स्ट्रेस्ड हो। हम एज ए टीचर हम आपको खुद ये चीज कहते हैं कि वी आर योर फ्रेंड्स, कि हम आपके वो दोस्त हैं जो आपके बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर्स, हम आपको एक बिल्कुल इजी, कि आप किसी चीज में परेशान ना हो जो आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करे, आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे फॉर बेटरमेंट, सिर्फ ओनली कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाए सारी चीजों को साइड छोड़ के। क्योंकि मेन जो चीज है ना, जॉब, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जो आदमी जॉब की तैयारी कर रहा है ना तो उनके घर वालों ने कोई ऐसा एम्पायर खड़ा करके रखा होगा कि पैर पे पैर रख के पैसा खा लेते हैं, कि चलो बहुत पैसा है, क्यों ना घर पे पैर रख के बैठ के आराम से खाएंगे। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आपको अपने पैरों पे खड़ा करेगी। वो ये कि जो सोसाइटी देखती है ना, वो आपकी मेहनत नहीं देखती है, वो पता है क्या देखती है, वो देखती है आप आज कहाँ हैं, उसमें आपने ये कितनी सारी चीजें फेस की होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेंटल स्ट्रेस आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे खड़े होकर चीजों को फेस कर रहे हैं ना, शायद कोई और नहीं कर पाएगा। मैं बेटर कहता हूं, क्योंकि आदमी खुद की सिचुएशन खुद समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। हम जितनी भी चीजें हमने लाइफ में फेस की, हम चाहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन के ड्यूरेशन में किसी भी चीज से इफेक्ट ना हो। आपको मेन जो टारगेट है वो है ये कि हमें यहां तक पहुंचना है, हम उसमें आपका साथ देंगे। तो देखिए जैसा कि सर ने कहा कि हम
एक एज ए ट्यूटर यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, सब आजकल टीचर बनने में लगे हैं। सबको क्या चाहिए कि कोई मुझे कहे कि मैं टीचर हूँ। नहीं, हम नहीं कहते हम टीचर हैं। हमें आपके मार्गदर्शक, हमें आपके पथ प्रदर्शक, कि आपको जॉब तक पहुंचना है, इसका रास्ता कैसा है, इस रास्ते को किस तरह से हमको सुगम बनाना है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आए। तो हम टीचर नहीं हैं, हम आपके मार्गदर्शक हैं, हम आपके पथ प्रदर्शक हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा जिस तरह से हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई उस तरह से स्टडी आप करके देखें एक बार। नई चीज़ें समझ में आए, हम हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ही वक्त में जो है हम ऑफलाइन अपने इस टीचिंग इंस्टीट्यूट को स्टेबल करने वाले हैं, स्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको नीचे जो लिंक है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएंगी। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप आपकी कोई भी समस्या है उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही दिए हुए नंबर्स पर भी आप कॉल करके सारी चीज़ें, देखिए कोई भी स्ट्रेस हो, पढ़ाई से रिलेट हो या पढ़ाई से रिलेट ना हो, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम हर एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी सर। बाकी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राघव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।